बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। इसके लेखक हैं गुणाकर मुले। इनका जन्म 3 जनवरी 1935 और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 में हुई थी। हिंदी और अंग्रेज़ी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले जाने माने लेखक थे। इनको हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार, बिहार का कर्पूरी ठाकुर स्मृति सम्मान मिल चुका है। अब हम लोग अक्षरों के महत्व के बारे में जानेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि इस दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं और हज़ारों की संख्या में छपने वाले समाचार पत्रों का आधार हैं अक्षर। प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज ये प्रमाणित हो चुका है कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। पहले धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर वनस्पतियों का विकास हुआ, फिर जीव जंतु और जानवरों का विकास हुआ। लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य का जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे गांव बसने लगे, खेती शुरू हुई, औजार बनाए जाने लगे और प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भाव पहले चित्रों के जरिए, फिर भाव संकेतों के द्वारा व्यक्त किए। उसके बाद अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों के आने से मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। अनेक लिपियों का विकास हुआ। मनुष्य अपने विचार लिखकर रखने लगा। तो इस तरह से अक्षरों के आने के बाद लोग जो है वो ज़्यादा सभ्य यानी कि अच्छे से उनका जीवन चलने लगा। अब इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अक्षर किसे कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जिनका कभी नाश न हो तथा जो न घट सके। वह ध्वनि है जिसका उच्चारण एक सांस में हो जाता है, अक्षर कहलाता है। उदाहरण है जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम, घर, पेड़ इत्यादि। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। जितनी भी पुस्तकें, समाचार पत्र आदि छपते हैं, उनमें अक्षर ही आधार है। भाषा विज्ञान में अक्षर या शब्दांश ध्वनियों की संगठित इकाई को कहते हैं। वर्ण के लिए भी अक्षर का प्रयोग किया जाता रहा है। यही कारण है कि लिपि संकेतों द्वारा व्यक्त वर्णों के लिए भी आज अक्षर शब्द का प्रयोग सामान्य जन करते हैं। अक्षरों की कहानी। और यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। हमारी पुस्तक में जो छपा है, जो लिखा हुआ दिखाई देता है, वे सब अक्षर हैं। संसार में मिलने वाली सभी पुस्तकें अक्षरों पर ही आधारित हैं। अलग अलग भाषाओं में छपने वाली पुस्तकों में अलग अलग तरह के अक्षर मिलते हैं।
अब इसके आगे का अनुच्छेद है, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो इसकी व्याख्या और इसमें जो कहा गया है कि जितने भी पुस्तकें और समाचार पत्र छपते हैं उनका मूल का अर्थ है जड़, अर्थात उनका मुख्य आधार अक्षर ही हैं। अक्षरों के बिना ये दुनिया कैसी होती यह कल्पना करना कठिन है। यदि भाषा न होती तो अपने भाव विचार और अपनी बात को मनुष्य कैसे व्यक्त करता, और ये दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी आज हम देखते हैं। अब आगे है, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादि मतलब जब से शुरू हुआ है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि पुस्तक में जो लिखा है, जो अक्षर है, वह कहाँ से आया? क्या ईश्वर ने इसकी रचना की है? कोई कहता है कि हम अनादिकाल से अक्षरों को जानते हैं और इसकी रचना ईश्वर ने की है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनके पास इसका इतिहास नहीं होता, उन्हें मालूम नहीं होता। अब आगे एक चित्र बना है जिसमें शिकार का दृश्य है। ये मध्य भारत का है और इसमें शिकार करते हुए दिखाया गया है। अब इसके आगे का अनुच्छेद है, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारे पूर्वज अर्थात हमारे पहले के लोग तो यही सोचते थे कि अक्षरों की उत्पत्ति ईश्वर से है, परंतु आज यह सिद्ध हो चुका है कि इसकी खोज मनुष्य ने की है और कैसे इसका विकास हुआ ये भी जाना जा सकता है। तो पहले के लोग, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था और ऐसा वे जानते भी नहीं थे, इसीलिए वे कहते थे कि अक्षरों की खोज तो ईश्वर ने की है। अगला अनुच्छेद है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो इस अनुच्छेद में बताया गया है कि यह धरती 5 अरब साल पुरानी है और इस धरती पर 2-3 अरब साल तक किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे और फिर करोड़ों साल पहले इस धरती पर जानवर और वनस्पतियां ही थीं। यहाँ पे ये लिखा, इस धरती पर राज्य रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती पर केवल जानवर और पेड़ पौधे, वनस्पतियां का मतलब है पेड़ पौधे ही रहे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो इस तरह से आदमी जो है वो
बाद में आया, पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु आए। प्रागैतिहासिक मानव ने कोई 10,000 साल, अब हम लोग ये अनुच्छेद देखेंगे, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। कोई 10,000 साल पहले जब मनुष्य ने गांव बसाना शुरू किया तो वह अपने भोजन के लिए खेती करने लगा। उसे जैसे जैसे आवश्यकता होने लगी वैसे वैसे वो अपना विकास करने लगा। अपना काम करने के लिए उसने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया और उसका उपयोग करने लगा। और बाद में पत्थरों के अलावा वह तांबे और कांसे का प्रयोग भी औजार बनाने में करने लगा। तांबा और कांसा ये धातु होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान होने लगा वैसे वैसे वो इन चीज़ों का निर्माण करने लगा। प्रागैतिहासिक मानव ने, अगला अनुच्छेद है, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर मतलब चारों ओर, और वृत्त का अर्थ है गोला। तो एक छोटे वृत्त अर्थात गोले के चहुं ओर अर्थात चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, जैसे द्योतक। द्योतक शब्द का अर्थ होता है किरणों को दिखाने के लिए, उसको सूचित करने के लिए, दिखाने के लिए। और ताप का अर्थ होता है गर्मी। तो गर्मी को दिखाने के लिए उन्होंने भाव संकेत अस्तित्व में लाए। प्रागैतिहासिक का अर्थ है यहाँ पर पहले, जब प्राग का अर्थ यहाँ पर है पहले और इतिहास का अर्थ है इतिहास से, यानी कि इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव। प्रागैतिहासिक मानव जो बहुत पहले के इतिहास में वर्णित है। तो उसने सबसे पहले चित्र बनाकर अपने मन के भाव को, जो उनके मन में आता था, उसे वो उसका चित्र बनाते थे। जैसे पशु पक्षी आदमियों आदि के चित्र बनाते थे। और इसके बाद फिर भाव संकेत आए, जिसमें जैसे अगर सूर्य को दिखाना है तो उसमें एक गोला बनाकर उसके चारों ओर किरणों को दिखाने के लिए, उसकी गर्मी को दिखाने के लिए, धूप को दिखाने के लिए रेखाएं खींच दी जाती थी उसके चारों तरफ। तो इस तरह से सूर्य का चित्र बन जाता था और उसको देखकर समझ में आता था कि ये सूर्य का चित्र है और इससे हमें धूप मिल रही है। वो उसके चारों तरफ जो किरणें दिखाने के लिए रेखाएं खींची जाती थी उससे पता चलता था। तो इस तरह से भाव संकेत भी आ गए। आगे तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। जब मनुष्य धीरे धीरे अपने भाव व्यक्त करने लगा तब उसने चित्र बनाने शुरू किए और अपने भावों को संकेतों के माध्यम से दिखाने लगे। और फिर धीरे धीरे अपनी आवश्यकता अनुसार उन्होंने अक्षरों की खोज की।
और इसमें 6000 साल हुए इस सिलसिले को शुरू हुए। आगे एक चित्र बना हुआ है जिसमें मध्य अमेरिका के आदिवासियों का चित्र है ये, और इसमें तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा पंखों से सुशोभित, नगाड़ा, द्रोणकाक, कौवा और दवाखाने में आदमी, इन सारी चीज़ों को इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरह से चित्रों के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था। अब आगे का अनुच्छेद है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, और जब मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान हुआ तो उसे सभ्य यानी पढ़ा लिखा और जो सलीके से अपना जीवन जीता हो। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो इस तरह से जब अक्षर आ गए और मनुष्य ने अपने भाव विचार व्यक्त करने लगे तो उसके अंदर जीवन शैली जो है वो अच्छे से जीने का उत्साह आया और वह धीरे धीरे सभ्य बनने लगा। और इस तरह से आदमी के लिखे हुए लेख भी मिलने लगे, लिखित रूप से चीज़ें मिलने लगी और इतिहास भी शुरू हो गया, और जिससे कि हम आज बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो इस तरह से आदमी यदि अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम ये नहीं जान पाते कि वो पहले कैसे रहता था, क्या खाता था, कैसे पकाता था और उसकी जीवन शैली क्या क्या होती थी, किस प्रकार की होती थी, और पहले के कौन कौन से राजा हुए, कौन शासक हुए। तो ये सब हम इतिहास से जान सकते हैं और ये सब संभव हुआ अक्षरों के कारण। अगला अनुच्छेद है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, और इस प्रकार मनुष्य जो है अपने सभी विचार, भाव और बाकी चीज़ों को लिखकर रखने लगा, और उसके पास ये दस्तावेज रहने लगे जो किसी भी बात को प्रमाणित करते थे। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी भी करती थी, क्योंकि वो लिखित रूप में रहता था तो वो दूसरी पीढ़ी को भी मिल जाता था और वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता था, और इस तरह से मनुष्य जाति का तेजी से विकास हुआ। अंतिम अनुच्छेद में लेखक कहते हैं कि यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए
आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्व बताया गया है इसमें अक्षरों का, और इससे हमें क्या क्या लाभ है ये पाठ से मालूम होता है कि हम इतिहास को जान सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं और हम अपने विचार और भाव को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार अक्षरों का महत्व इस पाठ में अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज बताई गई है और हम लोगों ने अक्षरों के महत्व को जाना। अब इसके बाद इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। निबंध से शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, यानी अक्षरों की खोज के बाद ही उसने अपने हिसाब किताब को, अपने विचार को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ और तब से मनुष्य शिक्षित कहा जाने लगा। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अक्षरों की खोज का सिलसिला प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त किए तब से शुरू हुआ, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले चित्र संकेत आए, उसके बाद भाव संकेत आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर, एक गोले के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। पहले सूर्य को दिखाने के लिए एक गोला खींचा गया, फिर उसके बाद उसकी धूप को, उसकी गर्मी को दिखाने के लिए उसके चारों ओर छोटी छोटी रेखाएं खींची गईं। तो इस तरह से अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ, भाव संकेत अस्तित्व में आए। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य पशु पक्षियों का सहारा लेता था। जैसे कबूतर के गले में संदेश बांध दिए जाते थे और वो सही जगह पर उस संदेश को पहुंचा देता था। निबंध से आगे शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो ध्वनि भाषा विज्ञान में अक्षर का शब्दांश ध्वनियों की संगठित इकाई को कहते हैं। किसी भी शब्द के अंशों में तोड़कर बोला जा सकता है और शब्दांश शब्द के वह अंश होते हैं जिन्हें और ज़्यादा तो छोटा नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो शब्द की ध्वनियाँ बदल जाती हैं। तो ध्वनि वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो ये आपस में चर्चा करना है कि मौखिक भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। इसमें मौखिक रूप से हम लोग कहानी सुनाना, कविता सुनाना
और बोलना, भाव विचार व्यक्त करना इत्यादि कार्य हम लोग में मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो अक्षरों का खोज जो है वो धीरे धीरे जब मनुष्य अपने आप को, भाव को व्यक्त करने लगा और अपने विचारों के लिए, भावों के लिए उसने चित्र संकेत, तो ये खोज जो है वो धीरे धीरे होने के कारण इसमें किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ा है। प्रश्न 4 है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ सब लोग देख रहे हैं कि एक वाक्य लिखा है, क्या शानदार दिन है, हिंदी में। पंजाबी में भी वही लिखा गया है, उड़िया में भी इसी को लिखा गया है, और तेलुगु, उर्दू, बांग्ला और तमिल में भी इसी वाक्य को लिखा गया है। अब हम देखेंगे अनुमान और कल्पना। पुराने ज़माने में, इसका पहला प्रश्न है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। तो पुराने ज़माने में ऐसा लोग इसलिए सोचते थे, पहली बात कि उनके पास कोई इतिहास नहीं था, कोई लिखित रूप में कुछ नहीं था जिससे कि उन्हें पता चलता कि अक्षरों की खोज कैसे हुई। तो इसमें इसीलिए वो लोग ये सोचते थे कि ईश्वर ने ही अक्षरों की खोज की है। अब अगला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो अक्षरों के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेल, ये सभी चीज़ों की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना महत्व है और ये हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक हैं। तो इसमें जिनमें रुचि होती है वो उसे अच्छे से कर पाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती? तो ये इस पाठ के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अक्षर नहीं होंगे तो हम अपने इतिहास को नहीं लिख सकते हैं, पुस्तकें नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लिख कर रख सकते हैं। और भाषा नहीं होती तो न तो हम मौखिक रूप से, न लिखित रूप से किसी भी तरह से हम अपने भाव व्यक्त कर पाते। अब आगे है भाषा की बात। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। भाषा में नए शब्दों की रचना होती रहती है, समय के अनुसार नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कुछ शब्दों से पहले किसी शब्द या शब्दांश को लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। इस शब्द या शब्दांश को ही उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझें। इसमें पहला शब्द दिया है असफल। असफल, आपको पता है उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में लगते हैं और बाद में मूल शब्द होते हैं। तो असफल में मूल शब्द है सफल और उसमें अ उपसर्ग लगा देने से शब्द बन गया है असफल। दूसरा अनुचित। अनुचित में
अन उपसर्ग है और उचित मूल शब्द है। तो उचित में अन उपसर्ग लगाने से अनुचित शब्द बन गया है। अपरिचित, यहाँ पर मूल शब्द है परिचित। परिचित मतलब जिसे हम पहचानते हैं। परिचित, इसमें अ उपसर्ग लगाने से अपरिचित बन गया है। अब आगे है शब्द अदृश्य। अदृश्य में अ उपसर्ग है और दृश्य मूल शब्द है, तो शब्द बन गया है अदृश्य। अनावश्यक, आवश्यक मूल शब्द है इसमें और अन उपसर्ग है। अन और आवश्यक मिलकर अनावश्यक बन गया है। अनिच्छा, अनिच्छा में मूल शब्द है इच्छा और अन उपसर्ग है। अनिच्छा शब्द बन गया है। तो उपसर्ग लगने से शब्द बदल जाते हैं। अब आगे प्रश्न है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। दूसरा है कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तीसरा, इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है 3 जग पानी और दूसरा है 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, 3 जग और 1 किलो, क्योंकि इनका संबंध माप तोल में है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। यहाँ पर एक बॉक्स बना है और उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ शब्द लिखे हैं और नीचे खाली जगह बना हुआ है। तो इसमें शब्द दिया है प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। तो यहाँ पर पहला खाली जगह है 3 खीर, तो यहाँ सही शब्द आएगा कटोरी, 3 कटोरी खीर। दूसरा 6 कपड़ा, तो कपड़े को हम लोग मीटर में नापते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मीटर शब्द आएगा, 6 मीटर कपड़ा। 2 कॉफ़ी, तो यहाँ एक शब्द आया है 2 प्याला, 2 प्याला कॉफ़ी। अब है 1 दूध, दूध को हम लोग लीटर में लेते हैं, तो 1 लीटर दूध। 2 ज़मीन, ज़मीन के लिए एकड़ शब्द का प्रयोग करेंगे, 2 एकड़ ज़मीन। 1 रेत, रेत मतलब बालू, तो बालू अधिकतर ट्रक में आता है, तो 1 ट्रक रेत। अब आगे है 5 बाजरा, तो यहाँ पे बाजरा जैसे जौ बाजरा होता है, तो इसे हम लोग किलो में तौलते हैं, तो 5 किलो बाजरा। और 3 तेल, 3 चम्मच तेल। तो इस तरह से अब यहाँ पर कुछ करने को दिया गया है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे, और दूसरा प्रश्न दिया है प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं, ये आपको खोजना है इसके बारे में। और दूसरा प्रश्न है लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। और तीसरा अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं,
उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो ये जो है चित्र को पहचानना है। चौथे में अपने आसपास के किसी मूक बधिर जो बोल नहीं सकते हैं और जो सुन नहीं सकते हैं ऐसे बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। तो इस तरह से इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। धन्यवाद।